हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद हाइट इन थिंकिंग। तो ये दोस्तों हम आयनिक इक्विलिब्रियम के नीट 37 ईयर PYQ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है तो इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया। 37 ईयर पूरा सोल्यूशन है, डिटेल। पार्ट 1 थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया था, ठीक है। पर अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। पार्ट 2 को अच्छे से आइए एकदम सॉल्व करते हैं इन डिटेल में, ठीक है। हमारा इससे पहले 1 महीने पहले या लगभग 20 दिन पहले मैं नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था, जिसमें हम 3 स्टेप फॉलो करने वाले थे, जिससे हम नीट 2025 का पेपर गेस कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी क्या था कि पहला स्टेप था नीट 37 ईयर PYQ देंगे। दूसरा स्टेप था कि आपको हम कम से कम 20 to 25 मतलब इस चैप्टर वाइज 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देने वाले हैं। और थर्ड स्टेप था टॉप 100 क्वेश्चन और 20 to 25 गेस्ट पेपर देने वाले हैं। अगर ये तीनों कर लेते हो तो आप नीट का पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो आने वाला पेपर होगा यहीं से होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आइए पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला है, ये पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन ये है। बोला था द KSP ऑफ Ag2CrO4 AgCl एंड AgBr एंड AgI आर रिस्पेक्टिवली इतना गिवन था सॉल्युबिलिटी। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन था। Which one of the following salts will precipitate last if AgNO3 solution is added to the solution containing equal moles of NaCl, NaBr and NaI? ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी का, कि अगर मान लीजिए आप जो भी सॉल्ट गिवन है उसको आप अगर उनमें AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करते हो तो सीधे सीधे हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होता है वो प्रेसिपिटेट किस पे डिपेंड करता है, उसका प्रेसिपिटेटिंग किस पे डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेसिपिटेट होता है। मतलब अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी मतलब S ज़्यादा, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट बहुत ही स्मॉल होगा, मतलब स्लो होगा, लास्ट में होगा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ये वो होता है। तो बस इसी बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। आइए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल मतलब ES निकाल लेते हैं। हर एक केस में S को निकालना होगा। तो Ag2CrO4 के केस में अगर S निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, पहला Ag2CrO4। अगर इस केस में आप सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखोगे 2Ag प्लस हो जाएगा, सिल्वर भी प्लस एग्जिस्ट करता है, CrO4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम KSP जब लिखते हैं तो आपको पता है कैसे लिखते हैं। ये हम मान लेंगे S, इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है तो यहाँ 2S लिख लो और ये S हो जाएगा। फर्दर जब आप KSP लिखना चाहोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2S का स्क्वायर इंटू S। आपके पास ओवरऑल वैल्यू जो हो जाएगा 4S³ हो जाएगा, ठीक है। KSP आपको गिवन था। इस केस में कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻12 गिवन था, ठीक है। तो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट करके लिख लें। यहाँ पे हम पुट करके लिख लेते हैं तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा वो हम ऐसे डायरेक्ट करके लिख लेते हैं ना, स्क्वायर रूट करके लिख लेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा ये हमारे पास क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि सॉल्व ही करके लिखते हैं अच्छे से। देखिए हमारे पास डायरेक्ट क्यों लिखना, S हो गया और हमारे पास क्या हो जाएगा S³ और ये KSP/4 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा S और ये हो जाएगा KSP/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3 है तो ये यहाँ पे क्यूब लगा लो। तो अब इसका जब आप KSP यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻18 था और डिवाइड बाई 4 था। तो जब S निकालोगे आपके पास तो ये 0.65 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे केस में निकाल लेते हैं। हमारे पास पहला केस ये आ गया। दूसरा हमारे पास क्या था AgCl था। इसका सॉल्युबिलिटी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा Ag प्लस और क्या हो जाएगा Cl माइनस। KSP आप लिखना चाहोगे तो डायरेक्ट लिख ले तो S इंटू एस क्या हो जाएगा S² हो जाएगा। अब S लिखोगे तो यहाँ पे वही KSP क्या हो जाएगा, हो गया केस का तो कोई KSP क्या KSP ही आएगा स्क्वायर रूट। तो KSP इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना गिवन है इस केस में, KSP आपको गिवन था 1.8 इंटू 10⁻⁻10। एक बार चेक कर लेते हैं, यही गिवन था ये, है ना। तो यहाँ पे ये पुट कर लो वैल्यू। तो इसका सोल्यूशन आपके पास इसका अंडर रूट ले लोगे तो 1.8 और ये 4 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। 8 क्यों जब रूट लोगे तो 3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 3 4 हो जाएगा।
तो ये हो गया। अब तीसरे केस में आप सॉल्युबिलिटी निकाल लो। तीसरे केस में आप निकालोगे AgBr और यहाँ पे ब्रेक करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा Ag प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br माइनस। फिर से आपको वही सॉल्युबिलिटी KSP बराबर लिखना है तो S इंटू एस, ये क्या हो जाएगा S का स्क्वायर। फर्दर आप जब S लिखोगे तो अंडर रूट KSP आपके पास कितना है 5 इंटू 10⁻13 था, तो यहाँ पे लिख सकते हो S बराबर 0.5 है, तो इसको हम 7.1 के आसपास लिख सकते हैं इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है। और अगर लास्ट वाले केस में आप निकालना चाहोगे तो AgI है ना, और यहाँ पे आप इसको ऐसे करके, ठीक है, वो तो पहले AgI को Ag प्लस और I माइनस में आप ब्रेक करोगे तो वहाँ पे KSP अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा S इंटू एस AB स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कितना जल्दी है लीक करने में, S स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे S निकालोगे तो अंडर रूट KSP आ जाएगा। KSP आपके पास कितना 8.3 इंटू 10⁻17 में था, तो यहाँ पे 0.9 इंटू 10⁻8 आ जाएगा। अब देख लो हमारे पास अगर KSP हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स होता है किसके, PPT के। तो देख लो भाई KSP जहाँ पे ज़्यादा होगा वो लास्ट प्रेसिपिटेट होगा। सबसे पहले केस में आपके पास KSP कितना आया था, पहले 0.65, इसमें 1.35 आया था और इसमें 0.7। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट वाले केस में हमारे पास कितना आया था 0.65 आया था, है ना, तो 0.65 था और यहाँ पे पावर क्या था 10⁻⁴ था, यहाँ पे -5 था, -6 तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास दिख रही ज़्यादा लग रही, -4 है ये, तो -5 -6 -7 है ना। तो भाई कौन सा बात, अगर वैल्यू देखोगे जितना नेगेटिव वैल्यू उतना कम, नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा उतना कम होगा आपके पास KSP, उतना कम KSP होगा। तो हमारे पास फर्स्ट केस में क्या है -4 ही है, तो ये क्या है हमारे पास Ag2CrO4 में KSP वैल्यू हमारे पास कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो ये लास्ट में प्रेसिपिटेट करेगा, लास्ट में PPT फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, क्या लिखा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर हम इसको लगाते हैं। देखिए लिखा है आपको कि यूजिंग द गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, चेंज ΔG आपको गिवन है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, द KSP फॉर द क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए KSP क्या हो जाएगा। तो एक डायरेक्ट सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ देखो, हमसे ΔG कभी अगर पूछता है आपको तो ΔG बराबर जो फॉर्मूला लिखना है आपको क्या, -2.303 RT log KSP हो जाता है, बस ये सिंपल डायरेक्ट फार्मूला। तो आपको ΔG की वैल्यू पता है 6.3 किलो जूल में, तो जूल में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई 10⁻³ कर लो, वही 1000, तो ये जूल में हो गया। -2.303, आर की वैल्यू जूल में 8.314 होता है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 25/3 भी लिख सकते हो, 298 और log KSP हो जाएगा। ठीक है, फर्दर जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 6.3 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे आपके पास इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया -570,584 और क्या हो जाएगा log KSP हो जाएगा। फर्दर जब आप इसे लिखोगे log KSP बराबर आप लिखना चाहोगे 63 इंटू 10⁻³ और इसको फर्दर आप सॉल्व कर लोगे तो -1109 आ जाएगा। अब देखो इसका एंटी लॉग लेके चाहे सॉल्व कर लो, चाहे 10⁻³ लेके सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर जो आ जाएगा ओवरऑल आंसर, ये तो log KSP की वैल्यू आई है ना। अब इसको KSP निकालना है, तो जब KSP निकालोगे तो 8.128 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। ये एंटी लॉग की वैल्यू नहीं गिवन है, पर आपको क्वेश्चन में आजकल गिवन होगा, परेशान नहीं होना। तो ये आपके पास आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आपको 8 पॉइंट और आंसर नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये कि क्या बोला था, द वैल्यू ऑफ KSP कैल्शियम कार्बोनेट आपको एंड CaC2O4 आर इतना रिस्पेक्टिवली, इफ द मिक्सचर ऑफ दीज टू इज वाश्ड विथ वाटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ क्या हो जाएगा।
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि द वैल्यू ऑफ केएसपी ऑफ कैल्शियम, ठीक है, इतना बोला है तो मतलब हमको साइमल्टेनियसली सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं इसमें बोला गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल सरल है, परेशान नहीं होना। मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा। देखो सॉल्व करना है, हमें क्या गिवन है, कैल्शियम हमें बोला है वॉश किया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट साथ में और CaC2O4 को, ठीक है, साथ में इसको H2O से वॉश किया जा रहा है, सॉल्युबिलिटी बोला है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप लिखो CaCO3 को अगर ब्रेक करके लिखो तो क्या हो जाएगा Ca2+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा CO3 2- हो जाएगा। यहाँ पे अगर KSP आप लिखना चाहोगे इसका तो क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं S और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी S हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको साथ में कैल्शियम CaC2O4 ऑक्जिलेट टाइप भी गिवन है, इसको भी आप अगर ऐसे करके लिख लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ca2+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2O4 2- हो जाता है। इसका भी अगर लिखोगे तो इसका हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा, S1 मान लेते हैं, ठीक है, हम S1 अगर इसका मान लें तो यहाँ पर भी ये S1 है क्योंकि ये अलग होगा, कुछ तो अलग होगा ना। अब देखो यहाँ पर भी कैल्शियम का S था और यहाँ पे एक कैल्शियम और है, तो ये SS को हम ऐड करके यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा, मिक्स करने के बाद S हो जाएगा, है ना, ये हो गया। और यहाँ पर भी हमारे पास कैल्शियम था तो यहाँ पर भी तो S मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी आप क्या लिख लोगे, S1 लिख लो। अब बात समझ में। अब सॉल्युबिलिटी अगर आप लिखना चाहोगे तो हम KSP ऑफ CaCO3 डिवाइड बाई क्या लिख लो, KSP ऑफ आप क्या लिख लो, CaC2O4, ये आपको कितना हो जाएगा, पूरा इसको लिखो, KSP है इसका लिख लोगे ना, कितना हो जाएगा, इसका अगर लिखोगे KSP तो इसका KSP कितना हो जाएगा, S+1 का 1 इंटू S1 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका लिखोगे वैसे ही तो S+1 इंटू वही सेम, तो यहाँ पे आप S+1 इंटू S हो गया और डिवाइड भी आप क्या कर लोगे S+1 इंटू S, इसका भी तो यहाँ पे S1 आ जाएगा ना, ये इस एक का S1 आ जाएगा, इसका हमारे पास S1 है ना तो यहाँ पे S1 लिख लिया, इससे वैल्यू एक कट हो गया है और आपके पास S1 आ गया। और ये सॉल्युबिलिटी KSP आपको गिवन था क्वेश्चन में, कितना गिवन था 4.7 इंटू 10⁻⁹ कैल्शियम कार्बोनेट के केस में, और यहाँ पे 1.3 इंटू 10⁻⁹। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लोगे, देखो फर्दर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये S/S1 प्लस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास निकल आप S बराबर 3.6 S1 आ जाएगा, जिसको जब कैंसिल आउट करोगे तब डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपके पास S की वैल्यू 3.6 S1 निकल के। चलिए अब देखो आप अगर लिखना चाहो इसको हम इक्वेशन 1 से, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो था ये वाला है ना, इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप KSP लिखना चाहो क्योंकि S वहीं पे तो क्या हो जाएगा S+1 इंटू S हो जाएगा, ठीक है। ये आपको KSP गिवन था, किसके बराबर था 4.7 इंटू 10⁻⁹। और S की वैल्यू आपको पता होगी कितनी, अभी निकाला है 3.6 समथिंग, यही तो निकाला आपने, तो यहाँ पे आपने पुट कर दो और S की वैल्यू हम पुट कर दिए। वैसे S से S हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये कैंसिल भी तो हो रहा है, तो हम वैल्यू भी पुट कर लेते हैं पर कुछ अलग से नहीं। तो ये S की वैल्यू 3 क्या निकाला 6 और क्या हो जाएगा S1 और यहाँ पे S1 और ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास S की वैल्यू आपने लिखा थी 3.6 S1 का स्क्वायर S1 हो जाएगा, ये 4.7 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.6 इंटू S1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो ये स्क्वायर किए तो ये हमारे पास कितना 4.6 S1 हो गया और आपके पास अभी इसका हमारे पास है 3.6 S1, तो ये 4.7 इंटू 10⁻⁹। फिर आप इसको जब यहाँ से इसको कैंसिल अप कर लोगे ये लगभग के बराबर है तो कट जाएगा, तो हमारे पास जो आपने यहाँ पे निकाला 3.6 S1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁹ आ जाएगा। फिर S1 का स्क्वायर आप सॉल्व कर लोगे, S1 का स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास 10⁻⁹ और ये 3.6 इधर चला आएगा, इसका रूट ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा
तो ये S1 हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/6 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारे पास वैल्यू जो आई है S1 की वैल्यू है, ठीक है, 6 लिख लो। तो ये इक्वेशन आपके पास मान लो 3 है। तो अब आप यहाँ पे S की वैल्यू भी तो निकालो, S1 की वैल्यू पता चल गई, तो हम इसको पुट कर लेंगे इस थर्ड इक्वेशन में। तो S की वैल्यू 3.6। एक चीज़ आपको बता दूं, अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे इतना लेंदी, ठीक है, आप परेशान नहीं होना, बस तरीका सीख लो, ऐसे बहुत सरल कैलकुलेशन आएगा। तो आपके पास ये हो गया, ठीक है, S की वैल्यू भी पता चल गई। और अब आपको ए पता चल गया, वो कैल्शियम Ca2+ का आपको यहाँ पे निकालना था। तो Ca2+ आपके पास यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यही तो है S+1, S+1 वैल्यू आपको सब पता है। S की वैल्यू आपने निकाल लिया 1/6 इंटू 10⁻⁻4 प्लस S1 कितना है 3.6 इंटू 1/6 इंटू 10⁻⁻4। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास है डाटा हमारे पास ओवरऑल 7.4 इंटू 10⁻⁵ के आसपास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो इतना लेंदी कैलकुलेशन आएगा नहीं वैसे, आपको मैं बता दूं, और ये आप तरीका सीख लो ना, तरीका ऐसे है, छोटा छोटा आएगा क्वेश्चन, परेशान नहीं होना। अब नीट में गिवन था तो इसलिए करा दिया। आइए ये वाला देखते हैं क्या बोला है इसमें, कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन। तो हमारे पास जो सोडियम सल्फाइड होता है ना, वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और हमारे पास इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है किसका, ZnS का, लार्जर होगा CuS से। तो हम ये बोल सकते हैं Na2S फिर ZnS और फिर क्या हो जाएगा CuS हो जाएगा, सिंपल। मैंने क्या बोला, सोडियम सल्फाइड हमारा सॉल्युबल होता है वाटर में, ये हमारे पास सॉल्युबल होता है। ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, डाटा सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये तो सॉल्युबल हो गया, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास ZnS का जो होगा वो लार्जर होता है CuS से, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इसमें और कोई रॉकेट साइंस आप लगा ही नहीं सकते। हाँ एक चीज़ है, कोवेलेंट कैरेक्टर से भी निकाला जा सकता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है आपको बता दूं, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है स्मॉल कटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होता है तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, लार्ज एनायन यही होता है, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन एक्सेप्शन भी लग गया, हमारे पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लग जाता है। जब भी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हमारे पास हायर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, किसमें, तो जैसे देखो हमारे पास कॉपर वाले में स्यूडो नोबल गैस यहाँ पे डी और डी कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, मतलब 3D सीरीज के। तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप गेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसमें और इसमें भी ऑप्शन Cu2S था। अब बस ये एक ऑप्शन और को पता होना था आपको, और ये तो हो नहीं सकता CuS भाई, ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर एक ही बचे, यही दो बच जाते हैं, ठीक है। अब CuS आपको एक पता चल गया, Na2S सॉल्युबल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ठीक है, 10th का है ना, कि आइडेंटिफाई, ठीक है, Na2S ऐसे गिवन है, सही है, ये अपना कॉन्सेप्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला था 11th नंबर में कि pH ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन BA/12 गिवन है, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का तो अब तक ना जाने कितने क्वेश्चन आपने कर लिया है, अब इसको तो कर ही पाओगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या बोला है, pH आपको गिवन है, pH बराबर अब कितना गिवन है, 12 गिवन है। तो अगर pH इतना गिवन है तो आप H+ क्या होता है, H+ होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन, pH क्या होता है, pH होता है pH बराबर माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे अगर H+ लिखना चाहो तो क्या लिख लोगे, 10⁻⁻12 डायरेक्ट। अगर pH गिवन हो तो आप H+ का कंसनट्रेशन देखो ऐसे लिख सकते हो, 10⁻⁻pH करके डायरेक्ट ये लिख लो, तो H+ आ गया। अब आपको एक बात पता है कि H+ और OH- जो होता है वो हमारे किसके इक्वल होते हैं, 10⁻⁻14 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास OH- का भी कंसनट्रेशन निकल आया, कितना हो जाएगा 10⁻14, और H+ का 10⁻12 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, है ना। अब BA/2 के बारे में आपको बोला था, BaOH, इसको आप ब्रेक करके लिखो तो क्या हो जाएगा Ba2+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2OH- हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब इसको अच्छे से लिखना चाहोगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो KSP क्या हो जाता है,
ये हमारे पास एस हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और के एस पी आप लिखो तो क्या हो जाता है एस और इंटू 2s का होल स्क्वायर। ठीक है, आपसे के एस पी ही पूछा था। कंसनट्रेशन तो आपको पता चल गया है, इसका कितना होता है ओ एच माइनस का ओ एच माइनस का 10⁻², गिवन है ना। तो आप कैसे इसको निकालोगे, देखो आप 2s, आपको ओ एच का कंसनट्रेशन कितना गिवन है, 2s की जगह 10⁻12 हो जाएगा, यही तो गिवन है आपको। तो यहाँ से s निकाल लोगे। एक क्वेश्चन ऐसे मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था, तो इसको जब डिवाइड 10⁻12 से इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो ये आपके पास जब डिवाइड कर लिए तो आपके पास ये वैल्यू ऐसे ही रहने, तो डिवाइड एस की वैल्यू इतना आ गई। अब यहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर लो तो केस भी आ गया। केस भी कितना हो जाएगा 10⁻²/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और 10⁻, ये 12 था ना, 12, और ये -12/2, 2 बार है तो 10⁻²/2। केस भी बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा 5 × 10⁻⁻7 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो सॉल्व करके देख लो इसको। तो बस इसमें आपको सबसे पहले इसके हेल्प से ओ एच का कंसंट्रेशन निकालना था, ये एस निकाल लेना था, और फिर यहाँ पे पुट कर देना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें क्या गिवन था, इसमें बोला था कि इन ए क्वालिटेटिव एनालिसिस द मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर आयंस बाय प्रेसिपिटेटिंग देम एज ए क्लोराइड साल्ट। ठीक है, तो आपको इसमें क्या और क्या बोला है, आज सोल्यूशन इनिशियली कंटेन्स Ag+ and Pb2+ at concentration of 0.10 molar. Aqueous HCl is added to this solution until the Cl ion concentration is इतना. What will be the concentration of Ag+ ion? ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। देखो दिखने में बड़ा सा लग रहा है डरावना का, पर कोई इसका मतलब है नहीं। देखो आप AgCl का केस भी लिखोगे, AgCl का क्या हो जाएगा Ag+ और Cl-, तो केस भी इसका क्या हो जाएगा, केस भी आपके पास आ जाएगा S × S, यही हो जाएगा। तो आप अगर Ag+ का हम वो निकालना चाहें सॉल्युबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, मतलब Ag+ के केस में आप निकालोगे Ag+, तो क्या हो जाएगा KsP/S हो जाएगा Cl का, है ना। तो Ksp आपको गिवन है 1.8 × 10⁻⁻10, और Cl के केस में आपको 10⁻⁻1 गिवन है। देख लो चाहे तो आप इन कोड फर्स्ट सॉल्यूशन PbCl आयन एट कंसंट्रेशन 0, एक्वस HCl इज एडेड, Cl आयन कंसंट्रेशन आपको 0.1 गिवन है ना। तो वही इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो ये आपके पास सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁹। अब आप PbCl2 का निकालो, Ksp PbCl2 के केस में ऐसे PbCl2 को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा Pb2+ और 2Cl-, तो यहाँ पे Ksp लिखोगे तो S और इंटू 2s का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे S2+ और Pb2+ निकालोगे तो क्या हो जाएगा Ksp, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Pb2+, 2s 4s का स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूँ। तो अब आपके पास वैल्यू पता है 1.7 × 10⁻⁻5, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 1.7 × 10⁻⁻3 मोलर। तो बस ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इसमें Ag+ का इतना आ गया और Pb2+ का 1.7 आ गया। तो दिखने में डरावना था पर बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो ये वाला है, H2S gas when passed through a solution of cation containing HCl precipitate the cation of second group in qualitative analysis but not these belonging to the fourth group. It is because, तो सिंपली से ये बोला है, इसमें जो रीजन होता है ना H2S गैस व्हेन पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कैटायंस, क्या बोला है H2S गैस हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन है, वो किससे पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कैटायंस कंटेनिंग HCl, मतलब HCl है कैटायन यहाँ पे ये है। तो बोल रहा है द कैटायंस ऑफ सेकेंड ग्रुप इन क्वालिटेटिव एनालिसिस बट नॉट दोज बिलोंगिंग टू द फोर्थ ग्रुप। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि भाई H+ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर भी H+ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट होता है।
कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो इससे हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ HCl क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आउट द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीज द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। तो यही है भाई, यहाँ पे सिंपली कॉमन आयन इफेक्ट होता है। इसमें हमारे पास ये भी बोल सकते हो कि हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस अब जब हम कैटायन करते हैं ना, तो हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन क्या होता है, ऑब्टेन तो होता है, विच इज सफिशिएंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सेकंड ग्रुप कैटायन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लोअर वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी हो जाता है, तो हमारे पास फोर्थ ग्रुप के जो कैटायन होते हैं वो प्रेसिपिटेट ही नहीं करते, क्योंकि वो हमारे पास मोर सल्फाइड आयन को रिक्वायर करते हैं एक्सीड करने के लिए देर आयनिक प्रोडक्ट KSP। तो इसलिए मतलब मैं इतना लंबा क्यों ही आपको समझाऊँ, तो कॉमन आयन इफेक्ट इसमें सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो HCl डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिंपली थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन गिवन है इनमें, कोई बात नहीं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एस्पेरेंगली सॉल्युबल साल्ट इज AX2 इज 3.2 इंटू 10⁻⁻1। सॉल्युबिलिटी सिंपली है, चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। AX2 और यहाँ क्या हो जाएगा A2 प्लस और यहाँ पे 2X माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपको सॉल्व करना है फिर से। इसका S हो जाएगा, इसका 2S हो जाएगा। अब तक तो ना जाने कितने क्वेश्चन कर लिए। KSP बराबर S इंटू 2S का स्क्वायर हो जाएगा, और आपको हमारे पास X2 2S एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको KSP गिवन है, कितना गिवन है, KSP आपको 3.2 इंटू 10⁻11 गिवन है। इसको आप 4S क्यूब लिख सकते हो। तो S क्यूब बराबर आप निकालोगे 0.8 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। क्यूब रूट ले लोगे तो S बराबर आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 10⁻12। क्यूब रूट कैसे लेते हैं बता दूं। अरे भाई ये क्यूब है तो 0.8 हो जाएगा ना, ऐसे -11 तो ये क्यूब हो जाएगा, तो वही आ जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपको एग्ज़ाम में ही करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नहीं ये आपके पास अभी ये क्यूब रूट आ रहा है, ये अंदर इसको जब फर्दर आपने S निकालना है, इसको सॉल्व करना है ना, ये आपके पास क्यूब रूट वाला मामला आता। इसको फर्दर जब सॉल्व करते तो आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻4 आता है ना, ये यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपको C सही दिखता हुआ मिला है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, मैं कैलकुलेशन पे भी वीडियो अलग से बना दूंगा। ये मैं रिवीजन बता रहा हूँ, तौर तरीका सिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, बाकी की वीडियो आप देखोगे तो उसमें एक एक बेहतरीन एक चीज़ें बहुत ही माइनर से एक्सप्लेन है। ये 37 ईयर PYQ, तो बस एक बार देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। बता देता हूँ, सवाल भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, बहुत ही बेसिक कमजोर होगी तो ही नहीं है समझ आएगा, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोला, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इतना। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इन 10⁻4 माइनस नॉर्मल सोल्यूशन KI अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास क्या है, AgI है, ये स्ट्रॉन्ग होगा तो Ag प्लस और यहाँ पे I माइनस मिलेगा, और बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास सिंपली, तो यहाँ पे KSP आप S हो जाएगा, क्या लिख सकते हो, S स्क्वायर हो गया सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास S स्क्वायर पर KSP गिवन है 1.0 इंटू 10⁻16, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर हो जाएगा, और नॉर्मलिटी आपके पास क्या हो जाएगा 10⁻4 है, ये गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास और M आपके पास कैपिटल M हमारे पास यही नॉर्मल क्या कितना हो जाएगा 10⁻4 भाई। स्ट्रॉन्ग के केस में हमारे पास जो नॉर्मलिटी होता है वही मोलैरिटी होता है। तो हमारे पास S निकालो, क्या निकालोगे, S फॉर KI सोल्यूशन, KI सोल्यूशन आप निकाल लोगे, तो S हमारे पास ये 10⁻4 हमारे पास कितना आ जाएगा 10⁻4 आ जाएगा, और सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI निकालोगे। चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ अच्छे से ना, मज़ा नहीं है इसमें, मुझे खुद मज़ा नहीं है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो चलो आसान तरीके से समझो। देखो हमारे पास क्या है, AgI गिवन है, इसको आप ब्रेक करके लिखोगे Ag प्लस और I माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे KSP लिखना चाहोगे तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे S1 है, क्योंकि S1 गिवन है, यहाँ पे आपको S2 वैल्यू गिवन है, इसलिए मैंने S1 और S2 यहाँ पे मान के सॉल्व कर रहे हैं। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI इतना मोल स्क्वायर लीटर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इन 10⁻4 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है 10⁻4 नॉर्मल सॉल्यूशन है ऑफ KI, तो इसलिए हमारे पास जो ये हमारे पास KI का सॉल्यूशन है ना
10⁻⁴। अरे के आई को आप लिखोगे यहाँ पे तो के प्लस आई माइनस है, तो आई माइनस कितना आ रहा है आपके पास 10⁻⁴ ही तो आ रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे आपको के एस पी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा S1 इंटू S2 आपके पास कितना हो जाएगा आई माइनस 10⁻⁴ हो जाएगा। के एस पी आपको गिवन है कितना 1 इंटू 10⁻⁻16 गिवन है, तो यहाँ से S1 की वैल्यू निकल आएगी। S1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, S1 निकाल लोगे आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 10⁻16। यूनिट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, आप सॉल्व करके देखना। तो ये आपके पास इतना कट गया, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻12 आ गया सिंपली। तो यही आपसे पूछा था S1 की वैल्यू Ag प्लस की द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgI, तो बस हो गया द सॉल्युबिलिटी मतलब AgI की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आपसे बोला था, तो की हो गया। तो आपके पास आंसर नंबर ऐसा कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपली क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, मैं वो लंबा आपको फालतू बता रहा। ठीक है, तो इसमें यही बात ध्यान देनी, जो 10⁻⁴ था वो के आई का था, तो यहाँ से आई माइनस का निकला है, आपको पता था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ MX2 टाइप इलेक्ट्रोलिसिस इतना, देन फाइंड KSP। KSP क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या है, MX2 टाइप है, तो MX2 टाइप है, इसको आप ब्रेक करके लिखोगे, कैसे लिखोगे M2 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस। KSP कैसे लिखोगे, KSP बराबर हो जाएगा S और क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। ठीक है, और ये बोला है क्या मोल पर लेस MX2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मैं अगर मानूँ यहाँ पे 100% आयनाइजेशन हुआ है, ठीक है, MX2 टाइप है, तो आप इसको KSP यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा S इंटू 2s का स्क्वायर। वही कहानी, आपको ये गिवन है 0.5 इंटू 10⁻⁻12, ये 4s क्यूब हो गया है ना, 4s क्यूब हो गया। तो आप यहाँ पे 4s क्यूब जब हो गया तो ये निकाल लो वैल्यू, आपके पास s कितना निकल के आ जाएगा, s हमारे पास जो निकल के आएगा यहाँ पे डिवाइड बाई क्यूब रूट फिर से लेना है, तो हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻12 और ये s क्यूब अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी आपके पास, अब यहाँ पे ना आपके पास ये जो वैल्यू जो था ना मोल पर लीटर है, मतलब आपको सॉल्युबिलिटी ही गिवन था, तो यहाँ पे आपके पास जो ये आया ना वैल्यू, ये s और 2s, यहाँ पे ये क्या s गिवन था, ये KSP नहीं गिवन था, KSP तो आपसे पूछा था, तो इसलिए KSP देखो, KSP तो आपसे पूछा था ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक मैंने क्या किया, मिस्टेक पता है आपको, देखिए KSP पूछा था ना भाई, यहाँ पे लिखा है, तो KSP तो पूछा था, तो ये आपके पास ये 0.5 इंटू 10 ये गिवन था, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो KSP आपके पास कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लो, तो KSP आप निकालोगे 0.5 इंटू 10⁻⁻4 और वो आपके पास पूरा डाटा गिवन है, आप यहाँ पे 1.0 मल्टीप्लाई करके लिए 10⁻⁴ है ना, और ये आपके पास स्टोइकियोमेट्री जो होता है वो स्क्वायर हो जाता है। तो अब सॉल्व कर लो, KSP आपके पास निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻13 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, वही क्योंकि KSP आपको गिवन था ना, मुझे लगा ये KSP आपसे पूछा था, KSP पूछा था, ये कंसंट्रेशन आपको गिवन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये भी उसी तरीके से है, इसमें क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2S टाइप साल्ट इतना, देन फाइंड आउट इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब फिर से आपको क्या पूछा है, KSP पूछा है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M2S है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2m प्लस और क्या हो जाएगा S2 माइनस, कोई बात नहीं आप यूनिट करके ही लिख सकते हो। तो आपको M2S का गिवन था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻6, ये भी हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻6। तो KSP आप निकाल लो, KSP कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो KSP आप जब इसको मल्टीप्लाई करके पूरा एकदम लिखोगे तो आपके पास 1.71 इंटू 10⁻, आपके पास -16 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सिमिलर क्वेश्चन था, इसमें कुछ अलग नहीं करना, बस आपको ये लिखना आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोला है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फिर से वही सॉल्युबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड
इतना इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भर भर के देख रहे हो क्वेश्चन। कैल्शियम फ्लोराइड बोला है, मतलब CaF2 बोला है, इसको ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा। अच्छा कहीं पे मैं ये एक ही बार लगाऊँ, ये रिवर्सिबल लगाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। हालांकि स्ट्रॉन्ग 100% आयनाइजेशन के लिए सिंगल लगाते हैं, वीक के लिए कम्प्लीटली नहीं होता तो ये लगाते हैं ना। तो ये हो जाएगा, और आपको ये गिवन है 2 × 10⁻⁻4, अगर ये गिवन है और यहाँ पे 2 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से KSP निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻4 और यहाँ पे 2 × 10⁻⁻4 और ये स्क्वायर कर दोगे, KSP आपके पास निकल के आ गया। KSP कितना हो जाएगा, 32 × 10⁻12। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन टिक कर लेना कौन सा है, 32 × D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 19, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuTs Ag2s एंड KgS इतना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज आर इन द ऑर्डर। तो हमारे पास ग्रेटर अगर सॉल्युबिलिटी होगा तो हमारे पास डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी, अरे भाई KSP हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली होता है सॉल्युबिलिटी के, बस सिंपली। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है आपको, CuS का कितना सॉल्युबिलिटी, 10⁻31, और ये माइनस सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है, CuS के केस में दिख रहा है भाई 31, और ये तो बहुत ज़्यादा कम होते चले जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको B ही साफ साफ दिख रहा है, CuS फिर Ag2s फिर HgS, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लो, ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। -44 अभी क्या हो जाएगा, -54। ठीक है, ये ज़्यादा है तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगा, मोर KSP और सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 वाला। क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम मीन, बोला है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन मिनिमम मीन कितना हो जाएगा। देखो आपको इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना था सॉल्युबिलिटी। देखो CaCl2 को अगर ब्रेक करोगे आप तो Ca2+ और 2Cl-, इसमें कितने आयन आपको दिख रहे हैं, एक इसके दो इसके, यहाँ पे 3 आयन दिख रहे हैं। H2O को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे भाई H+ और OH- मिलता है। यहाँ पे सिंपली आपको, अगर ब्रेक तो होगा नहीं इन जनरल, पर आप 2 अगर वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, पर मैं कहूँगा इसमें तो कम ही होंगे, कितना भी आपको तोड़ के भी देख लो तो भी ठीक है। और देखो AgNO3 में कितना होगा, AgNO3 में इसको भी हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें भी 2 आएंगे। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयन आपको 3 इसमें दिख रहे हैं CaCl2 में, तो हमारे पास मिनिमम हमारे पास सॉल्युबिलिटी इसी में हो जाएगा। तो ग्रेटर नंबर ऑफ आयन विल लीड टू द मिनिमम सॉल्युबिलिटी, आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट लगता है जिसके कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल आपको बोला है। तो हमारे पास हायर वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हायर सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। KSP हमारे पास वही तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। तो आपको आंसर नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ये हायर, इसमें 70 दिख रहा है, ये बहुत कम है, ये भाई बहुत कम है, मतलब ये भी बहुत कम है सॉल्युबिलिटी। 16 यहीं पे कम दिख रहा है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू कम है थोड़ा सा बाकी कंपेयर में, तो यहीं पे हायर सॉल्युबिलिटी होगा B। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 22, इसमें क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम। ये क्वेश्चन तो हो ही गया, मिनिमम किस में होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे। बस देख रहे हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देना। तो NaNO3, यहाँ पे आपके पास NaCl हमारे पास क्या हो जाएगा, NaCl में अगर निकालोगे तो 2 आ जाएगा। NaNO3 ये हमारे पास ब्रेक नहीं होता है, आप यहाँ भी कहोगे 2 हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी तो वहीं देखोगे ना भाई, जहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगे। AgCl यहाँ पे कॉमन Cl दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे Cl कॉमन, यहाँ पे तो Cl ही नहीं है। ऐसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने किया था यहाँ पे Cl था, तो इसलिए हमने CaCl2 को दिखा था, AgNO3 को नहीं देखना था। ठीक है, क्योंकि हमें NO3 है, कॉमन आयन लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे Cl था इसलिए Cl को इसी को देखा, और यहाँ पे तो 2 आएगा, Cl भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास C ही हो जाएगा। ठीक है 22 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब pH से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। pH वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, आइए इसको बता देते हैं। देखिए pH से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी मैं बोल दूं अगर आपको, कभी वीक एसिड, द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ ईच ऑफ 0.10 मोलर से सोडियम एसिटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो आप जब pH निकालोगे तो pH हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, क्या होता है, pKa लॉग वीक एसिड के लिए सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो बस आपको सब कुछ गिवन है, देखो
पी के कितना है 0. पी के आपको 4 समथिंग गिवन है ना, कितना गिवन है 4.57 और ये लॉग और ये सॉल्ट कितना 0.1/0.01 है। तो यहाँ पे आपके पास पी एच जब निकाल लोगे तो 4.57 और ये आप कैंसिल लॉग 10 आ जाएगा इसको जब ऊपर लिखोगे, है ना, क्योंकि ऊपर यहाँ पे आप 100 लिख लो और यहाँ पे नीचे ये डेसिमल हटा के 10 लिख लो तो ये कितना कैंसिल हो जाएगा 10 आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो पी एच की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 5.57। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द के पी के बी ऑफ डाई मिथाइल अमाइन पी के ऑफ एसिटिक एसिड इतना इतना। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पी एच ऑफ डाई मिथाइल अमोनियम, करेक्ट ऑप्शन आपका डाई मिथाइल अमोनियम के केस में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो अगर हम ऐसे पी के बी गिवन हो तो हमारे पास कौन सा डाई मिथाइल अमाइन के केस में लिखो, डाई मिथाइल अमाइन के केस में अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे जो पी एच डायरेक्ट फार्मूला ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 + हाफ पी के माइनस पी के बी होता है। तो आप पी एच वैल्यू आप लिख सकते हो 7, आपको ये गिवन है 7 + हाफ पी के आपके पास कितना है 4.7 गिवन है, देखो क्वेश्चन में 4.7 और पी के मतलब पी ए सी डी का पी के, और यहाँ पी के भी कितना है 4.3 माइनस है ना, तो माइनस आप लिखोगे 3.27, तो पी एच यहाँ पर आपके पास निकल के आया, कितना निकल गया, सॉल्व कर लो इसको, तो ये माइनस माइनस करके लिखोगे तो आपके पास 7.75, देखो ये कितना आ जाएगा। इसे फर्दर आप जब यहाँ पे लिखोगे तो पी एच बराबर 7 + हाफ और ये माइनस करके आप लिख लो तो ये 1.50 आ जाएगा, तो पी एच आपके पास कितना निकला है 7.75। तो अगर पी के बी कभी ऐसे केस में आपको गिवन होता है तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जब आपके पास अच्छा एसिटिक एसिड भी वीक है और ये डाईमिथाइल भी आपके माइंड भी वीक बेस है ना, तो ये वीक के केस में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये फार्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग साल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है ना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो अमोनियम क्लोराइड, अगर पहला ऑप्शन देखो आपके पास ये किससे बना हुआ है NH4Cl, ये किससे बना हुआ है, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे पास इससे बोल सकते हो NH4OH हो, है ना, ये आपके पास वीक बेस है और आपके पास HCl कहाँ से आया हुआ है HCl, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपको पूछा क्या था कि बेसिक इन नेचर, भाई अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूशन में तो हमारे पास जो हायर होता है उसको डोमिनेटिंग होता है ना, तो ये तो हमारे पास एसिडिक हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट बना। अब ऐसे आपको ये सोचना पड़ेगा किससे बना, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या होता है NH4 + SO4 है, तो ये हमारे पास किससे बना होगा, NH4 है तो NH4OH ही होता है, ये आपके पास वीक बेस है। और आपके पास H2SO4 मतलब यहाँ से SO4 आएगा, ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर सी देख लो, अमोनियम नाइट्रेट मतलब NH4NO3 है, तो ये किससे बना होगा NH4OH ही है, NH4OH जो कि वीक बेस है और आपके पास NO3 है, तो HNO3 से बना होगा ये। ठीक है, HNO3 से बना होगा, तो HNO3 भी बोल सकते हो। और आपके पास यहाँ पे NO3, तो यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, तो ये भी तो हमारे पास एसिडिक ही सोल्यूशन होगा। लास्ट ऑप्शन है सोडियम एसीटेट सोडियम एसीटेट है ना, तो CH3COONA CH3COONA लास्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम NaOH से आया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, और एसिटिक एसिड CH3COOH यहाँ से आया होगा, ये वीक एसिड है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो ओवरऑल सोल्यूशन आपके पास बेसिक हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है साफ साफ, बस यही कॉन्स्टिट्यूएंट आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विल मेक बेसिक बफर। तो बेसिक बफर हमारे पास कभी भी बनाना हो तो हमारे पास वीक बेस होना चाहिए। एसिडिक बफर अगर बनाना हो, एसिडिक बफर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। बस जो बफर पूछे आपको वही देख लेना है।
तो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे दिख रहा है, क्या बोला है, बेसिक बफर। तो वीक बेस देख लो भाई, NH4OH एक में ही दिख रहा है वीक बेस, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बस ट्रिक है, ये बोल सकते हो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। एक ही ऑप्शन में गिवन है जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा वाला भाई। फॉलोइंग सोल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH तो पीएच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू, किसका पीएच आपके पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको पीएच यहाँ पे निकालना था, कैलकुलेट करना था सबका। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ। देखिए मान लो हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, है ना, पहला ऑप्शन चेक करता हूँ। HCl है, NaOH है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, N निकालो। N कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो 60 आपके पास ml वॉल्यूम है और मोलैरिटी M/10 गिवन है ना। तो मैं कहूँगा इसको ml में है तो आप 1000 से डिवाइड कर लो, तो हमारे पास लीटर या ml में ही रहने दो, लास्ट में लीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये 10 1 10, ये कितना आ जाएगा, 6 आ गया पहले केस में। और NaOH का मोल, आप NaOH के मोल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू आपके पास 1/10 है मोलैरिटी, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपके पास रिजल्टेंट मोल निकालोगे, आपके पास HCl कितने, HCl के मोल 6 थे और इसके बेस के 4 थे, तो आपके पास बचेगा कितना, NaHCl अगर आपके पास रिमेन निकालोगे तो 6 - 4 है ना, क्योंकि 4 तो रिएक्ट कर लिए बेस के साथ, बचा कितना, 2 बच गया। अब आपके पास यहाँ पे अगर क्या निकालोगे, ये आ गया HCl के रिमेनिंग मोल कितने आ गए आपके पास, 2 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे H+ भी आपके पास कितने, H+ के कितने मोल होंगे आपके पास, 2 ही मोल होंगे। अब आप यहाँ पे क्या निकाल लो, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन H+ का कैसे निकालते हो, मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर। मोल आपके पास कितना है, 2, वॉल्यूम आपके पास टोटल कितना है, 60 और 40, 100 है, और इसको लीटर में चेंज कर लो, है ना। तो आपके पास H+ का कंसनट्रेशन कितना आ जाएगा, 2 ही आ गया, 2 ही आ गया, है ना। तो आप लॉग की वैल्यू जब निकालो, हम पीएच निकालोगे तो कैसे निकलता है, पीएच ही बोला है ना, पीएच बराबर माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है। H+ का कंसनट्रेशन आपने 2 निकाल लिया है, तो माइनस लॉग और 2 हो गया। अब H+ का log 2 की वैल्यू आपके पास क्या होता है, -0 30 10 होता है। इसमें तो पीएच आपके पास ये आ रहा है, 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता, है ना। कैलकुलेशन आपका ये देख लेना, ये मतलब 1 इक्वल नहीं हो रहा है। अब मैं ऐसे रैंडम चेक करता हूँ, आप ऑप्शन नंबर डी चेक करो, ऑप्शन नंबर डी एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपने अगर निकालना है तो 100, हम HCl के केस में निकाल लेते हैं, HCl है और यहाँ पे क्या है, NaOH। तो 100 आपके पास है, मोलैरिटी 10 है। यहाँ पे कितना है आपके पास, 100 और मोलैरिटी आपके पास 10 है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 10 मोल आ गया, इसके भी 10 मोल आ गया। आपके पास रिमेनिंग HCl कितना है भाई, 0 है रिमेनिंग HCl। जी में रिमेनिंग HCl आपके पास 0 आ गया ना भाई, तो बस हो गया। पीएच बराबर आपके पास क्या होता है, तो इसमें तो आपके पास pH 1 के बराबर आना ही नहीं है, ये तो हट गया। अब ऑप्शन नंबर हम सी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम सी चेक करते हैं। देखो pH ऑफ विच वन ऑफ द देम विल बी इक्वल टू 1 है। तो मैं थोड़ा सा इसको स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे, है ना, फिर आपको दूसरा सॉल्व, ये आपके पास हटा दो। अब देखो इसको भी मैं थोड़ा सा स्मॉल करके यहाँ पे ये हटा दो, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो सी में आप निकालोगे HCl और NaOH, ये कितना 75 इंटू 1/5 और 25 इंटू 5, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। रिमेनिंग HCl कितना हो जाएगा, 15 - 5, ये आ जाएगा 10 आ गया। तो आप यहाँ पे H+ का कंसनट्रेशन निकालोगे, कितना हो जाएगा, 10 मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम आपके पास 100 200 है, और यहाँ पे आपके पास 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में हो गया। तो ये आपके पास 100 कट गया और 2 1 2 2 5 5 हो गया। तो ये कितना आ गया आपके पास, हाँ इतना ही। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 100 था ना भाई, तो वॉल्यूम है आपके पास 100 गिवन है ना, 200 क्यों लिख लिया ये भाई, 75 और 25 100, तो ये आपके पास आ गया, सही है, हमने सही लगाया। तो ये आपके पास कितना आ गया, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ गया। 1/10 को आप लिख सकते हो 10⁻⁻1। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना -1 हो जाएगा। तो ये -1 बाहर चलाएगा, लॉग 1 और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो आपके पास pH कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सही है, 3rd सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी 3rd सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोल। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आइए इसको समझाते हैं। थोड़ा सा हम पेन और थिकनेस बढ़ा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये पहचानो आपके पास ज़्यादा अमाउंट में कौन है। 0.1 मोलर आपको गिवन है, NaOH गिवन है ना, और 0.01 मोलर आपको गिवन है, HCl गिवन है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू बड़ा है, तो हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। तो हम ओवरऑल आप कंसंट्रेशन OH माइनस का निकाल लो, मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन लिख लो या मोलरिटी, बात एक ही है। क्या होता है रे, आपको एक्स बेस का ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम बेस और वॉल्यूम ऑफ बेस माइनस एम एसिड है ना इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम करते हैं, वी टोटल। वॉल्यूम इक्वल गिवन है तो हम वी मान लेते हैं, और कंसंट्रेशन आपको बेस का कितना है 0.1, और वी हम वॉल्यूम इक्वल गिवन है तो हम लेट कर लेते हैं, वॉल्यूम क्या है 1 है। ठीक है, तो V1 और V2 भी हमारे पास दोनों क्या है 1 है, तो ये हमारे पास 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.01 और ये वॉल्यूम 1 डिवाइड बाई आप क्या कर लोगे 2 हो जाएगा। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ OH आ जाएगा है ना रिजल्टिंग सोल्यूशन का, वो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से ये 1 और आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास पूरा डिवाइड करके हमारे पास 0.045 आ जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो 4.5 और 1/2 इंटू 10⁻⁻2 है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट पर नॉन जीरो नंबर आ रहा है तो हम 2 यहाँ पे ऐसे लगा दिए, डेसिमल को 2 डिजिट खिसकाते हैं ना, ये आ गया। अब हमारे पास पता है POH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जो कि आपको गिवन है माइनस लॉग, और आपने अभी निकाली 4.5 इंटू 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करोगे POH बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लॉग, ये क्या हो जाएगा 4.5 और यहाँ पे माइनस लॉग, ये प्लस हो जाएगा। एक्चुअल में इसको ऐसे ही रहने दो है ना, नहीं अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आप क्या लिख सकते हो, इसको प्लस लॉग 10⁻⁻2। फर्दर आप सॉल्व करोगे, माइनस अब एंट्री ले लो इसमें, माइनस लॉग 4.5, ये माइनस इधर चलाएगा और ये माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो लॉग ये 2 और 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये log 4.5 हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग log 4.5 को आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये आ जाता है ये 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस log 4.5 को जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.065 हो जाता है माइनस में। फर्दर ये हमारे पास POH जो निकल के आ जाएगा वो कितना होता है 1.35, और PH प्लस POH जो होता है वो होता है 14 के इक्वल। तो POH पता है तो जब PH निकालोगे तो 14 माइनस 1.35 कर लोगे तो आ जाएगा आपके पास 12.65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स विल गिव हाईएस्ट PH, कौन सा सॉल्ट हाईएस्ट PH देगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ, कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहते हो तो देखो, अगर आपके पास बेसिक सॉल्यूशन हुआ तो बेसिक के केस में हमारे पास पीएच क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन हुआ तो उस केस में हमारे पास पीएच क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। तो बस आपको बेसिक सॉल्यूशन चेक करना है इसमें। अब देखो पहला हमारे पास KCl है, ठीक है। अगर KCl को हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट इसके क्या होंगे, हम अगर KOH ले ले और क्या ले सकते हैं HCl, तो ये दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे, मतलब है ना पीएच न्यूट्रल। और अगर आप NaCl को ले लो तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो NaOH हो सकता है और क्या हो जाएगा HCl हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही बात है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है Na2CO3। अगर NO2CO3 को आप करोगे तो ये हमारे पास NaOH हो सकता है और H2CO3 हो सकता है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारे पास वीक एसिड है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें, तो ओवरऑल सॉल्यूशन हमारे पास कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और बेसिक हो जाएगा तो हमारे पास पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारे पास
सी सही हो जाएगा। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इतना। ठीक है, आपको के वैल्यू गिवन है, के कितना है आपके लिए 1 × 10⁻⁻⁴ है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH4, pH कितना है 5 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा द साल्ट ऑफ, हाँ ठीक है, तो pH इक्वल टू, अगर वीक एसिड का केस है तो pK, ठीक है, और क्या होता है प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो pH आपको पता है, और pK हम वही pK आप जब लिखोगे तो जैसे pH नहीं लिखते वैसे pK लिख लोगे, लॉग माइनस के लिख लोगे। अरे भाई pH लिखते हो ना, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ऐसे ही pK लिख लोगे, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग K हो जाएगा, और K की वैल्यू 1 × 10⁻⁴ गिवन है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। यही तो आपसे रेशियो पूछा है, सॉल्ट अपॉन एसिड का ही तो रेशियो पूछा है। ये आपके पास 5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, और ये पावर इधर हो जाएगा, तो हमारे पास ये 4 इसको, और लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा। लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 इधर चला जाएगा, 5 - 4 बराबर 1 हो गया। और फर्दर आप लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड बराबर 1, तो ये सॉल्ट अपॉन एसिड बराबर आप लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लॉग को जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे हो जाता है, लॉग हटाते हैं तो ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको 1:, मतलब ये 10 आ गया ना, 10 मतलब 1:10 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 10 है, सॉरी 10 आया ना, तो 1:10 क्यों करे, वो 10:1 हो गया। हाँ सॉरी, ये तो सही है भाई, मैं कहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये तो सही है, हमारे पास 10 आया तो 10:1 आएगा ना। सॉल्ट आपके पास, ये सॉल्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी, और इसकी अपॉन 1 मान सकते हो, कोई भी वैल्यू के अपॉन में न्यूमरेटर में आप, डिनोमिनेटर में आप क्या मान सकते हो 1, तो 10:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि बफर सोल्यूशन हैव अ कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्किलिनिटी बिकॉज, तो दिस गिव अनआयनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और अल्कली। ठीक है, तो इसको मैं समझाना चाहूँ आप, तो भाई अगर मान लो आपके पास कोई बफर सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन है कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, तो बफर सोल्यूशन है तो उसका हमारे पास अगर आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अनआयनाइज्ड एसिड और बेस को डालते हो तो उसके पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आप बोल सकते हो दूसरे लैंग्वेज में एसिडिटी और बेस उसका एल्कलिनिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, है ना, कि हमारे पास कोई चेंजेस ही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर का मतलब थी वही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वेयर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। फिर से हाईएस्ट पीएच वैल्यू आपको पूछा है, तो बस हाईएस्ट अगर पीएच है तो आपको देखना है क्या, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। Ba और Cl2 है, तो BaCl2 है, तो ये हमारा कैसे बना होगा, ये आप अगर बनाना चाहोगे तो हमारे पास BaOH2 और Cl2 है, तो हमारे पास HCl होगा इधर से, है ना। तो ये हमारे पास BaOH2 एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पीएच बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर आप और देखते हो यहाँ पे AlCl3, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो AlCl3, तो AlOH प्लस HCl हो जाएगा। ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ना यहाँ, ये हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास जो है लगभग ना ये एसिडिक, ओवरऑल ये हमारे पास ये वीक बेस आप बोल सकते हो, तो ये भी एसिडिक सोल्यूशन देगा। बाकी LiCl भी आप ऐसे चेक करोगे तो वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते। एक ही ऑप्शन है जो कि आपको ए दिख रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं। एसिटिक एसिड भी वीक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द कंसंट्रेशन NH3 इतना है, कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इतना है। ये देख इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी गिवन है फॉर द इक्वल व्हाट इज द पीएच। तो फिर ठीक है, बेसिक सोल्यूशन के लिए आपके पास पीएच जब निकालते हो
तो आपके पास पी के भी यहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे वीक एसिड था तो आपने पी के लिखा था, और वीक बेस है तो आप पी के भी लिख लो। लॉग सॉल्ट अपॉन, वहाँ पे एसिड लिख लिए थे, वीक एसिड था तो यहाँ पे सॉल्ट अपॉन बेस लिख लो, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, और इसको पी के भी माइनस लॉग के भी, जैसे आपने लिखा था पी के केस में, जैसे पी एच का कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग एच प्लस नहीं होता, वैसे पी के बी का माइनस लॉग पी के बी हो गया। और आप इसको लॉग सॉल्ट अपॉन बेस लिख लो, सॉल्व कर लो इसको, पी एच बराबर आप वैल्यू पुट कर लो, माइनस लॉग क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 पे गिवन है क्वेश्चन में, और प्लस लॉग 0.20 और 0.30 हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एच बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, पी एच बराबर आपके पास हो जाएगा 5 - 0.25, और इसको डेसिमल हट जाएगा तो मैंने ओवरऑल वैल्यू करके आपको लिख दिया -0.176। आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आएगा, देखना ये 4.57 आ गया, ये आपके पास पीएच आ गया। अब पीओएच पूछा होता तो पीओएच भी निकाल लेते, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपको 4.57 आ गया इसमें, ये हमारे पास पीएच आ गया है ना। अब देखो आंसर आपको इसमें कहीं पे दिख रहा है, ये हमारे पास पीएच क्यों होगा महाराज, ये पी बेस है ना, तो ये पीओएच ही निकाला है ना, सब सही है, बेस है तो आपके पास पीओएच है ना, और पीएच निकालोगे तो 14 माइनस ये 4.57 माइनस कर लोगे तो अब पीएच निकल आएगा। तो पीएच आपके पास कितना आ जाएगा, ये 9.43 निकल आएगा है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेस है तो पीओएच लिखोगे, एसिड है तो पी के लिखोगे है ना, पीएच लिखोगे। ये व्हाट इज द H प्लस आयन इन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन मोल सोल्यूशन दैट इज इतना, ओके ठीक है। ये भी सिमिलर फार्मूला है, कुछ अलग नहीं बोला इसमें। पीएच इसमें बोला है वीक एसिड है तो इसमें पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड आप लिख लोगे। तो H प्लस निकालना हो, कोई एंटी लॉग तो बाद में देख लेंगे। पीएच बराबर आप क्या लिख लोगे, माइनस लॉग के की वैल्यू फिर गिवन 1.8 इंटू 10⁻⁻5। बहुत सवाल ऐसे आपसे पूछते हैं, लॉग 0.20 और 0.10 गिवन है ना, सिमिलर लाइक क्वेश्चन के जैसा। आप इसको पीएच सॉल्व करोगे भाई, इसको सॉल्व कर लो, ये 4.74 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा log 2 आ जाएगा, और पीएच आपके पास फर्दर जब निकालोगे ओवरऑल वैल्यू तो 5.041 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इतना आ गया, ठीक है। अब इसका आप एंटी लॉग ले लोगे तो H प्लस का कंसनट्रेशन नहीं, क्योंकि हमें पता है पीएच बराबर माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, तो H प्लस आप निकालते हो तो 10⁻⁻ पीएच हो जाता है, ऐसे ही निकालते हो है ना, ऐसे ही तो करते हो आप। तो वही यहाँ पे अगर इसका हम ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 9 × 0 10⁻⁻। अच्छा आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, लॉग की वैल्यू गिवन होगा नीट वाले, परेशान नहीं होना, ठीक है। एंटी लॉग ये सब क्या चल रहा है, मैं क्वेश्चन में गिवन है तो इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। आएगा तो आपको ईजी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वाला। इसमें बोला है कि इन अ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड एच, ठीक है, द के बी वैल्यू गिवन है पीएच। से ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी बहुत वैरायटी के वही क्वेश्चन है। आपको पी बेस है, वीक बेस है तो पी के बी बराबर क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख लो के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब के बी की जगह आप लिख सकते हो माइनस लॉग, है ना, माइनस लॉग के बी लिख सकते हो। के बी की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, कहाँ गया, 10⁻⁻10 गिवन है ना, 10⁻⁻10 गिवन है, प्लस लॉग और सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन ये बेस हो जाएगा ना, बेसिक है, सॉल्ट अपॉन बेस। एसिड वाला ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए इसलिए रटा सा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस लॉग ही आपके पास प्लस हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये क्या बोले इक्वल कंसंट्रेशन लिया गया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा। इक्वल कंसंट्रेशन भाई, सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो भी है वही बेस का, तो ये log 1 हो जाएगा। पीओएच आपके पास निकल के चला आएगा, कितना आ जाएगा, ये log 1 और ये 10 हो गया, और log 1 की वैल्यू आपके पास वो 0 हो जाएगी वहाँ पे अगर लिखना चाहोगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा पीओएच, ठीक है।
और आपको पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना हो जाएगा 14। तो आपके पास पीएच निकल के आ जाएगा 14 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास व्हाट इज़ द OH आयन कंसंट्रेशन। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पूछा है कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, HCl है, उसको लिखो, और BaOH ट्वाइस है। सबसे पहले ये तो पता करो सोल्यूशन एचडी क्या है, बेसिक है। तो यहाँ पे आप मोल निकाल लो, आपको वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, मिली मोल आ जाता है। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट बोलो या मिली मोल, ठीक है। ये 30.0 इंटू 0.1 इतना, इसको बोलो मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर लिए तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो आपके पास 6 आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है HCl की मिली इक्विवेलेंट 1 है, ये इसके कितने हैं 6 हैं। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ओवरऑल बेसिक होगा। तो आप रिमेनिंग BaOH ट्वाइस निकाल लो, कितना आ जाएगा 6 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। यही तो हो जाएगा 6 माइनस 1 5। तो आपके पास जो OH का कंसंट्रेशन है आपके पास इस सॉल्यूशन में 5 आ गया। अब आप यहाँ पे जब निकालोगे क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है BaOH ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मोल कितना है 5, और टोटल वॉल्यूम कितना है, लीटर में लेना है वॉल्यूम 20 प्लस कितना है 30 ml, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास OH माइनस निकल के आ गया, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 50, ये 50 के बराबर हो गया। 1 शून्य से 1 शून्य 5 20 100, 20 पंचे आपके पास कितना आ गया, ये आपके 20 पंचे 100 आ गया OH माइनस का कंसंट्रेशन, है ना। तो लेकिन आपको मिली व इक्विवेलेंट भी निकालना था। तो मिली इक्विवेलेंट मतलब देख, मिली इक्विवेलेंट निकालना ना भाई, तो ये 100 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ये मिली इक्विवेलेंट याद रख लें, क्योंकि ml में गिवन है वॉल्यूम, तो मिली इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। हमेशा याद रख लें कि आंसर मिली इक्विवेलेंट में आएगा। तो आपको पास ऐसा कोई सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। 0 लगा लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपसे पूछा है। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सॉल्व कर ले। एक लाइन का बस आंसर है। आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH गिवन है, और क्या गिवन है अमोनियम NH4Cl गिवन है। ये क्या है आपके पास वीक बेस। तो अगर वीक बेस गिवन हो तो के हमारे पास जो डायरेक्ट फार्मूला आएगा KH कांस्टेंट के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW अपॉन के क्या हो जाएगा यहाँ पे NH4Cl, ये के हो जाएगा, वीक एसिड है एक्चुअल में, ये है ना NH4Cl। तो सिंपली बात है, जो वैल्यू के जो आपको अगर एसिड का वैल्यू गिवन है तो एसिड रख दो, बेस का वैल्यू गिवन है तो बेस। सिंपली बात है, कोई दिमाग में ज़्यादा अगर परेशान, ये बाकी मैं डिटेल पढ़ाऊँगा कब एसिडिक बेसिक कब क्या कैसे लेते हैं हाइड्रोलिसिस में, है ना। आपको K7710 ये गिवन है, किसके लिए गिवन है द आंसर कांस्टेंट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास बेस ही है एक्चुअल में, है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये बेसिक है ना, वीक बेस है ये आपके पास। ये वीक NH4, ये तो हमें कंफर्म वीक बेस है, तो ये हम 20 वीक बेस है इसलिए के भी ले लिया। सॉल्व कर लो, आपके पास KH हाइड्रोलिसिस का आपको आ जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारे पास कट गया और 9 बचेगा, और 9 बचा तो आपके पास समथिंग लाइक हमारे पास 5.65 इंटू 10⁻10 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखना, ठीक है, इतना आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 acid solution of pH 3, 4 and 5 are mixed in a vessel, what will be the H plus ion concentration। तो आपको H plus ion concentration इसमें निकालना है। कैसे निकालोगे, आइए देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 acid मतलब आपको वॉल्यूम इक्वल गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन पूछा है H प्लस आयन का, ठीक है। और क्या बोला है, इफ pH 3, 4 and 5 आर मिक्सड, pH आपको गिवन है। चलिए भाई ये मस्त क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये हमें मिक्सचर का निकालना है, पूरा मिक्स करने के बाद क्या आएगा। तो एक काम करो, आपके पास जो pH गिवन है उससे हेल्प, pH आपके पास 3 गिवन है पहले के लिए, तो H प्लस क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, वही स्टार्टिंग में फॉर्मूला बहुत यूज किया। pH अगर आपके पास 4 गिवन है तो H प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए 10⁻⁴ हो जाएगा।
और पीएच आपके पास यहाँ पे 5 यूनिट, एच प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 हो गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये तीनों सोल्यूशन के लिए हमारे पास वॉल्यूम जो गिवन है वो क्या है भाई, वी है। सबके लिए वॉल्यूम सेम है, वी यहाँ भी वी, तीनों का सेम है, इक्वल वॉल्यूम आपसे बोला है। तो आपको पता है हम मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मोल आ जाता है, मतलब वही बात है। अगर हम रिजल्टिंग आपके पास एच प्लस यहाँ निकालना चाहें तो क्या लिखोगे, m इंटू बी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ V1 M1 M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइड बाई V टोटल। तो आपके पास साथ साथ पूरा गिवन है, V हमारे पास सेम है। पहले केस में H प्लस भाई ये M1 ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, वही तो है, कंसंट्रेशन ही को तो M1 बोलते हैं। तो ये आपके पास -3 और प्लस V इंटू 10⁻⁻4 V इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3V हो जाएगा टोटल, V टोटल आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसको सॉल्व कर लोगे, ये V कॉमन कर लोगे तो V से V आपके पास पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे 3.7 इंटू 10⁻⁻4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द pOH ऑफ द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट कंटेन इतना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ। कभी भी अगर आपको कंसंट्रेशन क्या होता है ना, हमारे पास देखो पहले सॉल्व क्या कैलकुलेट द pOH आपको कैलकुलेट करना है, और हमारे पास वो कितना कंटेन किया है, एट दैट कंटेन इतना मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब H3O प्लस आयन कितना लिया है 10⁻⁻10 है, और हाइड्रोनियम आयन में H प्लस भी होगा, वही मतलब 10⁻⁻10। हाइड्रोनियम आयन चाहिए बोले बात एक ही है, ठीक है। पता है pH प्लस pOH बराबर कितना होता है 14 होता है, ठीक है। अब देखो pH बराबर क्या होता है -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो तो pH यहाँ पे निकल आएगा -log कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻10 है, तो pH जो निकल के आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 10 आ गया। और आपको पता है pH प्लस pOH बराबर कितना होता है 14 होता है। pH निकल के आ गया कितना 10, pOH आपसे पूछा था 14 हो जाएगा, और pOH बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 10 पे आपके पास आ जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच आर द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट अ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन होने के लिए आता है आपके पास वीक एसिड होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए। तो देखो HNO2 और NaNO2, ये हमारे पास HNO2 जो होता है ना HNO2, और हमारे पास क्या है NaNO2, ये हमारे पास जो होता है वीक एसिड होता है। HNO2 क्या होता है वीक एसिड होता है, और ये हमारे पास क्या है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, इसी का तो सॉल्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एसिडिक बफर हो जाएगा। वीक एसिड मतलब एसिडिक बफर, और वीक बेस मतलब बेसिक बफर, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द pH ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सेलेनोइड एंड सोडियम टेलुराइड। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, ऑन मूविंग, अगर आप ऑन मूविंग, मैंने क्या बोला डाउन, मतलब टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है एसिडिक ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक ऑफ ऑक्साइड क्या होता है इंक्रीज होता है। तो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा H2T H2SE H2S और H2O हो जाएगा। तो हमारे पास अगर और यहाँ से ऑर्डर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखना चाहोगे तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इसका ऑर्डर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस का जो जितना ज़्यादा एसिड हो जाएगा, और अगर NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन करोगे आप, है ना NaOH के साथ, तो भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके साथ फास्ट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का भी ऑर्डर हमारे पास इसका सेम ही हो जाना है, ठीक है। अब आपको बोला क्या था, गिवन क्या था Na2 सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, और क्या था Na2SE, और क्या था Na2T। तो वही बात है, अगर आपके पास बेसिक कैरेक्टर हमारे पास इंक्रीज होता है तो pH भी हमारे पास क्या होगा
इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अगर हम इनमें ऑर्डर देखेंगे Na2O और Na2S है ना, तो इनमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो NaOH है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमारे पास यहाँ पे जो मैंने न्यूट्रलाइजेशन के लिए बताया वो इससे ज़्यादा ये NaOH के केस में ये इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अच्छे से न्यूट्रलाइज हो। तो हमारे पास पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है एसिड सॉल्यूशन से। हाई पीएच एसिड का लेस देन 7 होता है और बेसिक का 7 से बड़ा होता है। तो ये देख लो कितना बेसिक है, Na2 ज़्यादा है, फिर Na2S, फिर Na2SE है, फिर Na2E है, क्योंकि हमारे पास ये एसिडिक बिहेवियर होने लगेगा। एसिडिक मतलब पीएच हमारा 7 से कम आने लगेगा, तो ये हमारे पास मोर बेसिक है मतलब पीएच यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज सा हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपके पास क्लियरली लगा सकते हो, डी हो जाएगा, है ना, Na2O का ज़्यादा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। फॉर्मूला ही पूछ लिया कि द रैपिड चेंज ऑफ पीएच नियर द स्टोइकियोमेट्री पॉइंट ऑफ एन एसिड बेस टाइट्रेशन इज द basis of indicator detection. pH of the solution is related to ratio of the concentration of conjugate HNN, ठीक है, एंड बेस इतना। तो ये सिंपल है भाई। हमारे पास देखो, अगर मैं बोलूँ हमारे पास जो एसिड इंडिकेटर होता है वो जनरली हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड के हैं अगर आपके पास, तो पीएच बराबर कैसे लिखते हो आप, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड लिखते हो, यही तो लिखते हो। तो यहाँ पे आपके पास pKa की जो pH है, ये pKa की जगह क्या गे, IN गिवन है यहाँ पे, है ना, ये IN गिवन है, और ये आपके पास ये गिवन है HIN, बस और कुछ अलग फ़र्क नहीं है, फॉर्मूला वही है। तो pH आप इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, pKIN हो जाएगा, और क्या हो जाएगा लॉग, ये आपके पास सॉल्ट IN माइनस है अपॉन यहाँ पे HIN, ये हो जाएगा सॉल्ट अपॉन, अगर एसिड है तो एसिड लिखो, बेस है तो बेस लिखो। तो ऐसा बस यही हेर फेर बदल के लिखा था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। बस ये था, फॉर्मूला ही पूछ लिया था आपको। अरे भाई मैंने आपको बताया था ना, pH बराबर pK वीक एसिड के केस में प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, तो वही तो मैंने लगा यहाँ पे नाम दे दिया है आपको, INOHL है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या बोला है, सोल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NH4OH एंड 0.1 NH4Cl है, pH इतना, देन फाइंड pKb। ठीक है भाई, आपके पास यही पहचाना था कौन वीक एसिड है, वीक बेस है, तो आपके पास वीक बेस की वेन है, ठीक है। कैसे वीक बेस पता चला, NH4OH क्या होता है, वीक बेस होता है, तो इसलिए हमारे पास जो POH का फॉर्मूला हो जाएगा pKb हो जाएगा, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। मैंने राइटिंग थोड़ा सा गंदी लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप समझ आना। pKb आपके पास कितना हो जाएगा, pKb आपको pKb ही फाइंड आउट करना है। तो देखो pKb फाइंड आउट करना, कैसे निकालोगे इसको मैं बताता हूँ। देखो आपको पता है कि pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है। pH आपको गिवन है तो POH यहाँ पे निकालो, POH कितना हो जाएगा 14 माइनस pH की वैल्यू आपके पास कितना 14 माइनस 9.25, आपके पास ये कितना आ जाएगा 4.75 आ जाएगा। तो आपके पास अब फॉर्मूला पुट करो, POH बराबर कितना हो जाएगा, POH तो आपने निकाल लिया, फॉर्मूला में ही पुट करना है। देखो फार्मूला में आपने पुट 4.75 और pKb आपसे पूछा था, और लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड 0.1 दोनों का कंसंट्रेशन गिवन है। pKb ये कट जाएगा, लॉग 1 की वैल्यू 0, आपके पास कितना आ जाएगा 4.75, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्या है, विच हैज हाईएस्ट पीएच भाई ये कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया। हाईएस्ट पीएच मतलब बेसिक सॉल्यूशन देखना, हाई पीएच मतलब क्या होता है बेसिक सॉल्यूशन आपको देखना है। कहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन, देखो Na2CO3 ये कैसे बना होगा, कौन सी NaOH और H2CO3, ये आपके पास है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या आपके पास वीक एसिड, तो ये आपके पास ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा मतलब पीएच हमारे पास बढ़ रहा होगा, साफ सब दिख रहा है, और तो छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपको सॉल्व करोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएच एंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनकरेक्ट हुए, 23 इनकरेक्ट है ना। तो एडिशन ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड HCl इन NH4 सॉल्यूशन डिक्रीजेस पीएच,
तो इसको समझिए। तो ये बोल रहा है HCl है और आपके पास क्या है NH4OH है, ठीक है। इसमें NH4OH आपके पास वीक बेस है और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप अगर इसको इसमें डालोगे भाई तो ये स्ट्रॉन्ग वाला है तो अपना प्रभाव छोड़ेगा ना स्ट्रॉन्ग वाला, तो कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन आपके पास? सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा तो pH हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ ईच CH3COOH और क्या हो जाएगा NaOH है। यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है आपके पास वीक एसिड है। तो क्या बोला है इक्विवेलेंट एंड NaOH हैज pH 7 कैसे होगा भाई? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों है तो ही pH हमारे पास 7 आ जाएगा भाई। यहाँ पे तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ओवरऑल सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, और बेसिक हो जाएगा तो हमारे पास pH क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे pH 7 बोला है भाई, यही सही हो जाएगा। इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट पूछा था तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 में क्या है? अ फिजिशियन विशेष टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन है, हाँ फिजिक्सियन है ना, pH 3.58 दैट इफेक्टिवली रेजिस्ट चेंज इन pH 8 कंटेन ओनली स्मॉल सवाल आप पढ़ लेना कंसंट्रेशन ऑफ द बफरिंग एजेंट। मैं समझ रहा हूँ फिर बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड टुगेदर विथ इट सोडियम साल्ट वुड बी टू यूज, ठीक है। तो कौन सा हमारे पास इसके साथ यूज हो सकता है? अब देखो, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप कौन सा pH ले लोगे कि जो अच्छा बफर सोल्यूशन बनाए। तो बफर मतलब हमारे पास pH चेंज ही ना हो। तो आपके पास देखो pH जो गिवन था ना वो कितना था? pH बराबर 3.58। अब आपके पास यहाँ वीक एसिड था और क्या था? वीक सोडियम, मतलब वीक एसिड और वही बेस गिवन था, मतलब साल्ट अपॉन एसिड गिवन था। तो हेंडरसन इक्वेशन क्या कहता है? pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और आपके पास pH क्या कितना गिवन था? 3.58 गिवन था, है ना, 3.58। तो हम एक काम करते हैं, इसका कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं? सेम ले लेते हैं। तो अगर सेम ले लेते हो तो भाई log 1 की वैल्यू ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये 0। तो pKa की वैल्यू आपके पास 3.58 आ गया भाई। pH और pKa बराबर हो गया तो कोई प्रभाव ही नहीं, मतलब हमारे पास pH मतलब क्या हो रहा है? चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ऐसा कहाँ हो जाएगा? pKa वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? 3.58। अगर ये हो जाता है तो pH हमारे पास देखो pH भी यही था और pKa भी यही है, मतलब pH और pKa बराबर है 3.58, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब अच्छा बफर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था 25। तो द हाइड्राइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इट्स हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल ऑकर इफ सोडियम हाइड्राइड इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। रिएक्शन कौन सा पूछा है? NaH है, H2O के साथ डिजॉल्व कर लो। तो भाई ये बेस और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, एक NaOH बनाएगा और क्या बन जाएगा? NH2। और यहाँ पे ये H2 है तो यहाँ पे ये H2 है, NH2 एक गैस रिलीज हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये यहाँ पे क्या है? H माइनस आयन है और यहाँ पे H2O लिक्विड है और यहाँ पे क्या है? OH माइनस आयन है और क्या है? H2। तो रिलीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है भाई, इसी को भेज बदल के लिखा है ना। तो ये थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 26 द pH वैल्यू ऑफ N/10 NaOH सोल्यूशन क्या हो जाएगा? N/10 का NaOH सोल्यूशन कैसे निकालोगे? आइए देखते हैं। तो ये सर ये क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो भी आपके पास नॉर्मलिटी होता है वो मोलरिटी के बराबर होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आपके पास यहाँ पे हम मान लेते हैं NaOH क्या गिवन है? स्ट्रॉन्ग मान क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ पे हम मोलरिटी लिख सकते हैं M/10, मतलब वही है। मोलरिटी कितना गिवन है? 1/10 गिवन है। इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻1 लिख सकते हो। तो OH बेस है तो OH माइनस है भाई, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1। आपको पता है H प्लस और OH माइनस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालोगे भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो OH माइनस आपके पास कितना होता है? 10⁻⁻14। तो आपके पास OH माइनस गिवन है तो H प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10⁻⁻14 और ये 10⁻⁻1, ये आपके पास H प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो 10 कितना? -13 हो जाएगा। pH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। सॉल्व कर लो, माइनस लॉग और आपके पास 10⁻⁻13, ये 13 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और log 10 की वैल्यू 1, तो आपके पास कितना आ गया? 13 आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है? द pH वैल्यू ऑफ ब्लड डज नॉट चेंज एप्रिसिएबली बाई ए स्मॉल एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस बिकॉज द ब्लड हमारे पास भाई जो होता है ना सीरम कंटेन करता है, सीरम प्रोटीन दैट एक्ट एज अ बफर।
तो एक चीज़ याद रख लेना, हमारे पास सीरम, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सीरम प्रोटीन को करता है, तो हमारे पास पीएच जो होता है चेंज ही नहीं होता है, चाहे स्मॉल एडिंग मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या है, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दिस सब्सटेंस एक्ट एज अ बेसिक। तो बेसिक सोल्यूशन कौन, सोडियम बोरेट है, Na2B4O7 है। तो एक्चुअल में सोडियम बोरेट का यही होता है, ये बनता कैसे है इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है। तो ये NaOH से बनता है और क्या है H3 आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 से बनता है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ओवरऑल सोल्यूशन आपके पास वीक एसिड है, तो ओवरऑल सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। और एसिड कैसा है, वीक एसिड है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो 0.1 मोलर विच वन ऑफ दिस सब्सटेंस विल एक्ट एज अ बेसिक। तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सोडियम बोरेट वाला ही बनेगा, ऑप्शन यही है, ये कोइंसिडेंटली गिवन है ना। तो ये हो जाएगा Na2 सोडियम बोरेट का स्ट्रक्चर, ये मतलब ये फार्मूला देख लेना, हमें ये तो पता था कि NaOH और H3BO3 से बनेगा, तो इसलिए हमने कर लिया, इसको आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और ये जानते रहो, ये चेक करो या ना करो, आप ये जानते रहो कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है H3BO3 से बनता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द कंपाउंड हुज वाटर सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच किसका हो जाएगा, फिर से ये सोल्यूशन तो 3-4 बार रिपीट हो गया भाई। ये कैसे बनता है, NaOH और H2CO3 से बनता है ना, साफ साफ दिख रहा था। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और बेसिक सोल्यूशन का पीएच हमारे पास इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। दोस्तों मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इससे खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप मेरे बाकी की कुछ भी और देखोगे उसमें बहुत ही जल्दी बताऊँ, क्योंकि दोस्तों थोड़ा जल्दी वीडियो बनाना था, नहीं हम मिशन में कामयाब नहीं होते, क्योंकि हम चैप्टर भी नहीं पढ़ा रहे हैं, एक रिविजन के तौर पर पढ़ा रहे हैं। तो आप एक बार चैप्टर पढ़े होंगे तो आप अगर उम्मीद, मैं सारे कॉन्सेप्ट बताया ऐसा कुछ नहीं है, मैं अगर पढ़ाता हूँ तो बहुत जीरो से बताता हूँ, तो इसमें अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट पूछ लेना। बाकी जब आगे एक वीडियो आएंगी बहुत ही अच्छे से आराम से सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। कम से कम 100 के क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए थोड़ा सा पार्ट 2 में आया, थोड़ा फास्ट किया है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ओके दोस्तों, थैंक यू।